हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एबीएम मॉड्यूल सी विच इज क्रेडिट मैनेजमेंट, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में एबीएम मॉड्यूल ए एंड बी उसके सेशंस हो चुके हैं, अगर वो आपके मिस हो गए हैं यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम आवर प्लेलिस्ट। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। So let's read the first question. Which of the following is not listed as a foundational core principle of credit? Options are safety of funds, option B profitability, option C liquidity, option D volatility. So there are 6 core principles of credit और उनमें से एक कौन सा नहीं है? राइट आंसर है वोलेटिलिटी, उनमें से नहीं है। सो 6 प्रिंसिपल्स क्या है? पहला तो है सेफ्टी ऑफ फंड्स। अगर बैंक किसी को लोन देती है तो वो ये इंश्योर करती है कि जो एटलीस्ट जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो रिटर्न आए, वो उसका वो सेफ्टी हो, वो पैसा ना डूबे। सो दैट मीन्स द सेफ्टी ऑफ फंड्स। तो इतना तो क्रेडिट वर्दीनेस वो चेक करेगी। दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी। अब जो उसने लोन दिया है तो उसपे बैंक्स क्यों लोन देती है? बिकॉज दे नीड रिटर्न ऑन इट। तो उसमें इंटरेस्ट इनकम उनको अर्न हो, उसको कुछ प्रॉफिटेबिलिटी अर्न हो। तो दूसरा ये प्रिंसिपल होता है। तीसरा होता है लिक्विडिटी, कि जो भी रीपेमेंट पीरियड है, रीपेमेंट टर्म्स है, उसके हिसाब से बैंक को वो जो भी लोन दिया है वो टाइमली रीपे हो जाए, जिससे उसका जो असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है वो प्रॉपर चलता रहे। तो ये 3 प्रिंसिपल्स है। उसके साथ साथ है आपका पर्पस। तो उसमें बैंक देखती है कि जो लोन दिया जा रहा है दैट इज गिवन फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस, प्रोडक्टिव सेक्टर्स। जो लोन दिया गया है उसका स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में यूज ना हो। ओके, साथ में इट ऑल्सो इंश्योर्स द सिक्योरिटी, कि भाई एडुक्वेट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक्स को लेनी है, बट इट इज यूज्ड एज अ लास्ट ऑप्शन, कि अगर रीपेमेंट नहीं आता है तो एडुक्वेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि जिसको बैंक सेल करके लोन अमाउंट रिकवर कर सके। एंड लास्ट इज द रिस्क स्प्रेड। सो अब डिफरेंट पर्संस को जो लोन दिए जाते हैं उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो जितना हायर क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है उतना ही ज्यादा बैंक क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्प्रेड मार्जिन अपना रखेगी। ओके, सो दीज आर द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट। ओके, देखिए मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी 6 प्रिंसिपल्स लिख दिए। सेफ्टी ऑफ फंड्स, पर्पस, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्क स्प्रेड। एंड आई होप आपको ये समझ में भी आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an advance against negotiable warehouse receipts is eligible for the classification under priority sector lending up to what maximum loan amount? Options are 35 lakhs, 50 lakhs, 75 lakhs, 100 lakhs. So देखिए जो PSL गाइडलाइंस है उसमें 2025 में चेंजेस हुए थे और मैकमिलन बुक्स में वो सारे ही आउटडेटेड है। ओके, सो इसमें ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर फाइनेंस अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सो इसमें जो बैंक्स क्या है, जो लोन देती है फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 12 मंथ्स। सो अब फॉर द पीरियड अप टू 12 मंथ्स इफ द लोन्स आर गिवन अगेंस्ट द नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स, तो उसमें लोन्स अप टू ₹75 lakhs वो एलिजिबल होते हैं टू बी रिकॉर्ड अंडर PSL। एंड इफ दीज आर नॉन नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स then loan up to ₹50 lakhs are eligible to be reckoned under PSL. So these are the negotiable warehouse receipts. So answer हो गया आपका 75 lakhs. So एग्री फाइनेंस में जो भी क्रॉप लोन्स है, मीडियम टर्म लोन्स है, प्री पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए दिए जा रहे हैं, उसमें अपर कैप क्या है 2 करोड़ का है। ठीक है, और उसी में अगर निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स के अगेंस्ट दिए जा रहे हैं, जैसे फार्मर ने अपना प्रोड्यूस वेयरहाउस में स्टोर कर रखा है और जो WRDA है, ओके, ऑथराइज्ड वेयरहाउस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने वेयरहाउस रिसीट्स दिया और वो निगोशिएबल नेचर के विच कैन बी ट्रांसफरेबल। तो 75 लाख तक का अगर लोन बैंक देती है वो PSL के अंडर में वो काउंट कर सकती है। और नॉन निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स के अगेंस्ट लोन देती है तो 50 लाख तक का लोन बैंक क्या है प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर में काउंट कर सकती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम PSL लिमिट फॉर एन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया विद अ पॉपुलेशन अबव 50 lakhs? ऑप्शन है 35 lakhs with a unit cost cap of 44 lakhs. Option B 45 lakhs with a unit cost cap of 57 lakhs. Option C 50 lakhs with a unit cost cap of 63 lakhs. Option D 60 lakhs with a unit cost cap of 75 lakhs. So PSL के अंदर में जो हाउसिंग लोन्स है उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन।
तो जहां पर ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरिया जहां की पॉपुलेशन अबव 50 लाख है, वहां पे हाउसिंग लोन अप टू 50 लाख विल बी एलिजिबल टू बी काउंटेड अंडर पीएसएल, प्रोवाइडेड जो ड्वेलिंग यूनिट का जो कॉस्ट है that shall not exceed 63 lakhs. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखिए ये पूरी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक तरीके से विच इज रिलेटेड टू पीएसएल हाउसिंग लोन्स। सो वैसे एरियाज में अगर लोन लिया जा रहा है जहां 50 लाख के अबव पॉपुलेशन है तो अप टू 50 लाख लोन लिमिट एलिजिबल है, प्रोवाइडेड जो कॉस्ट है ड्वेलिंग यूनिट की दैट शैल नॉट बी मोर देन 63 लाख। ऐसे एरियाज में लोन दिया जा रहा है जहां की पॉपुलेशन बिटवीन 10 to 50 लाख है, वहां पे लोन लिमिट है 45 लाख की। साथ में जो कॉस्ट ऑफ द हाउस है वो मैक्सिमम 57 लाख तक हो सकता है। And if a loan is given in those areas having a population below 10 lakhs, वहां पे loan up to 35 lakhs can be is eligible to be counted under PSL, provided dwelling unit का cost है that shall not be more than 44 lakhs। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको हमारे पीडीएफ में पढ़ने को भी मिल जाएगा, जिसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना रहेगा एंड आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंडिंग लिमिट पर बोरोवर फॉर सेटिंग ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल्स एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ऑप्शन है 5 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, 35 करोड़। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपके पीएसएल में न्यू लिमिट्स आए हैं। अगर आप स्कूल्स और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सेटअप करने के लिए अगर बैंक्स लोन दे रही है सो लोन अप टू 8 करोड़ आर एलिजिबल टू बी काउंटेड अंडर पीएसएल। वहीं अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी सेटअप करने के लिए लोन दिए जा रहे हैं इन द टीयर 2 टू टीयर 6 सेंटर्स, तो वहां पर लोन अप टू 12 करोड़ आर एलिजिबल टू बी काउंटेड अंडर पीएसएल। वहीं आपके रेन्यूएबल एनर्जी में भी पहले 30 करोड़ की लिमिट थी, वो अब 35 करोड़ की हो गई है। तो अगर रेन्यूएबल एनर्जी वगैरह आपके बड़े सोलर पावर प्लांट्स है, बायोमास जनरेटर, उन सब के लिए अगर बैंक लोन दे रही है आइडल प्रोजेक्ट्स, 35 करोड़ तक का लोन पीएसएल में काउंट होगा। पहले 30 करोड़ की लिमिट थी, ये बढ़ के 35 करोड़ हो गई। और वहीं इंडिविजुअल हाउस होल्ड की लिमिट रिन्यूएबल एनर्जी में सेम ही है, दैट इज अप टू ₹10 लाख। तो आप देखोगे पीएसएल में काफी सारे चेंजेस आए हैं एंड क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड ऑन दीज थिंग्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट द आरबीआई हैज मैंडेटेड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ऑप्शंस है 40% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी व्हिचएवर इज हायर। ऑप्शन बी 60% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी व्हिचएवर इज हायर। ऑप्शन सी 75% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी व्हिचएवर इज हायर। ऑप्शन डी 65% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी व्हिचएवर इज हायर। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए जो ओल्ड टारगेट था वो 75% था, ओके, जिसको कि रिड्यूस करके अब कितना कर दिया आरबीआई ने 60% कर दिया था। उनका जो टोटल ओवरऑल पीएसएल टारगेट है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 60% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और सीईओबी व्हिच इज क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो बैलेंस शीट में नहीं शो होते जैसे एलसीबीजी वो सीईओबी में आते व्हिचएवर इज हायर। सो 60% टारगेट कर दिया। सिमिलरली जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनका भी ओवरऑल टारगेट पहले 75% था, उनका भी रिड्यूस करके 60% कर दिया है। इनको छोड़ के बाकी अब जैसे जो रीजनल रूरल बैंक्स है उनका टारगेट अभी भी ज्यादा है विच इज 75%। इनके अलावा जो बाकी डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बचते हैं और जो फॉरेन बैंक्स है उन सबका जो ओवरऑल टारगेट है दैट इज 40%। ठीक है, सो ओवरऑल टारगेट फॉर द डिफरेंट बैंक्स दैट आल्सो यू शुड रिमेंबर। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का 60% है, रूरल बैंक का 75% है और इनको छोड़ के बाकी जो डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स है उनका 40% है। नेक्स्ट है फॉर ए नॉन एनबीएफसी बोरोवर्स व्हाट इज द लार्ज क्रेडिट एक्सपोजर सीलिंग लिमिट फॉर ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड काउंटर पार्टीज। ऑप्शन है 15% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, 20% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, 25% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, 30% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। सो लार्ज क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट क्या है टू द ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड काउंटर पार्टीज दैट इज 25% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 which of the following is not mandatory as a part of standard financial statements। Options are balance sheet, fund flow statement, cash flow statement, profit and loss account।
सो इनमें से कौन सा एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है? राइट आंसर है फंड फ्लो स्टेटमेंट। सो कंपनीज एक्ट में बोला गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कंपलसरी है जो रिफ्लेक्ट करना है कंपनीज को। बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज ऑन द डेट बनती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंपलसरी। पीएल अकाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर का जरूरी हो। देन अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज इम्पोर्टेंट, कि किसकी किसकी अभी शेयर होल्डिंग का इसमें पूरा रिफ्लेक्ट होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वो दिखाना होता है और साथ में आपका एक्सप्लेनेटरी नोट लगता है। ओके, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। A company reported a net profit of 5 lakhs. It had non-cash expenses of 2 lakhs during the same period. The total ETL installments of all the term loans due to this period amounted to 4 lakhs. What is the company's net debt service coverage ratio? So हम लोग को नेट DSCR निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैश अक्रूवल्स डिवाइडेड बाय द टोटल टर्म लोन इंस्टॉलमेंट ड्यू। कैश अक्रूवल्स क्या होता है? कैश अक्रूवल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि डेप्रीशिएशन, वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे। क्योंकि डेप्रीशिएशन हम लोग माइनस करते हैं जिससे कि हमारा टैक्सेबल इनकम कम आए, बट एक्चुअल में वो कैश आउट नहीं होता है, इसीलिए नॉन कैश एक्सपेंसेस विच आर लाइक डेप्रीशिएशन वो हम लोग वापस से ऐड कर देते हैं टू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो एक्चुअल कैश अप्रूवल्स पोजीशन आ जाती है कंपनी की। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मींस नेट प्रॉफिट विच इज 5 lakhs, नॉन कैश एक्सपेंसेस है 2 lakhs। सो टोटल कैश अप्रूवल्स हो गया 7 lakhs का। सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो कितना है? टोटल कैश कितना है इसके पास? कंपनी के पास 7 lakhs का, और इंस्टॉलमेंट उसको कितनी पे करनी पड़ रही है? 4 lakhs की। सो विच विल बी इक्वल टू 1.75। सो DSCR हमेशा ही क्या 1 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, तभी क्या है कंपनी उस पोजीशन में होगी कि अपने जो डेट्स है उसको रीपे कर पाए। Okay, so 1.75 is the net debt service coverage ratio. So option C is the right answer. 1.75:1. Next है ABC Limited, a manufacturing company, has provided the following financial statements for the fiscal year 2024. Current assets are 5 lakhs. Current liabilities 3 lakhs. Total assets are 8 lakhs. Based on the given financial statements, calculate the net working capital ratio. So now we have to find net working capital ratio. तो आपको सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए। Net working capital ratio is equal to net working capital divided by the total current assets into 100. So net working capital क्या होता है? It is the difference of current assets and current liabilities. So net working capital is equal to current assets minus current liabilities. So net working capital क्या हो गया? करंट एसेट्स है 5 lakhs के और करंट लाइबिलिटीज है 3 lakhs की। सो नेट वर्किंग कैपिटल हमारा आ गया 2 lakhs। अब नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल जो आ गया 2 lakhs और टोटल करंट एसेट्स कितने गिवन है? 5 lakhs। हो सकता है डायरेक्टली करंट एसेट्स ना गिवन हो, उसकी जगह अलग अलग चीजें गिवन हो जैसे कैश, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, ये सब आपके करंट एसेट्स में आते हैं, तो वो आप सब टोटल कर दोगे। तो ये आपका क्या आ गया? 200 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 40%। सो नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो हो गया कंपनी का ऑप्शन बी 40%। ओके, तो इस टाइप के देखिए न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में। ये मैंने इधर सारे सॉल्व भी कर रखे विच यू कैन रीड फ्रॉम आवर PDF। Next है what is the value of liquid assets and inventory of a company ABC whose current assets is 5 lakhs, current ratio given is 2.5:1 and quick ratio given is 1:1। तो सबसे पहले देखिए आपको करंट रेशियो गिवन है। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो is the ratio of current assets to current liabilities. So current ratio is equal to current assets divided by the current liabilities.
तो करंट रेशियो 2.5:1, सो 2.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स है आपका 5 lakhs का डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, सो करंट लाइबिलिटीज हो गई 5 lakhs डिवाइडेड बाय 2.5, यानी कि 2 lakhs की हो गई आपकी करंट लाइबिलिटीज। अब क्विक रेशियो दिया है 1:1। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो आपका होता है क्विक असेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक असेट्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें से हम लोग करंट असेट्स में अपने स्टॉक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया नहीं है, सिर्फ स्टॉक दिया यानी कि इन्वेंट्री दिया है, तो उसको माइनस कर देंगे। सो दिस मीन्स द करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री आपका क्विक असेट्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो आपका 1:1 है। करंट असेट्स आपका टोटल क्या था? 5 lakhs, और आपको इन्वेंट्री तो क्या है 5 फाइंड ही करनी है, तो माइनस इन्वेंट्री और करंट लायबिलिटी आपने फाइंड आउट कर ली विच इज 2 lakhs। सो 2 lakhs इज इक्वल टू 5 lakhs माइनस इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री कितने की है? 5 lakhs माइनस 2 lakhs यानी कि 3 lakhs की। तो आपको इसमें लिक्विड असेट्स फाइंड आउट करने थे और इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी थी। सो लिक्विड असेट्स कितने हो गए? लिक्विड असेट्स यानी कि करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। सो करंट असेट्स है 5 lakhs और इन्वेंट्री आपकी 3 lakhs की आ गई, सो माइनस 3 lakhs। सो लिक्विड असेट्स आ गए आपके 2 lakhs के। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? आपको क्या फाइंड आउट करना था? लिक्विड एसेट्स विच इज 2 lakhs और दूसरा इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी थी विच इज 3 lakhs। सो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, 2 lakhs एंड 3 lakhs। ओके, इजी क्वेश्चन था लेकिन आपको करना आना चाहिए, और अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, आप फिर से आएंगे तो आई होप आप कर लोगे। नेक्स्ट, व्हाट डज वैंक्विश रेशियो रिप्रेजेंट? वैंक्विश रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ इक्विटी फंडेड बाय आउटसाइड डेट, ऑप्शन बी नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर कवर्ड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑप्शन सी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू लिक्विडेट लॉन्ग टर्म डेट वाया ऑपरेशनल कैश फ्लो, ऑप्शन डी नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री रिमेन इन द वेयर हाउस। सो वैंक्विश रेशियो में ये बताता है कि भाई हमारे को कितना टाइम लगेगा हमारे लॉन्ग टर्म डेट को खत्म करने में थ्रू अवर ऑपरेटिंग इनकम। So right answer is option C. Estimated number of years required to liquidate your long-term debt via operational cash flow. So ये बताता है कितना टाइम पीरियड लगेगा हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको खत्म करने में थ्रू अवर EBITDA, which is earnings before depreciation, taxes, amortization. ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म डेट है आपका 4 lakhs का, EBITDA है आपका 2 lakhs का, तो आपके 2 साल लग जाएंगे इस लॉन्ग टर्म डेट को खत्म होने में, क्योंकि आपका कैश फ्लो कितना हो रहा है? 1.5 लाख का हो रहा है हर साल, और डेट आपने 4 लाख का ले रखा है, तो वैंक्विश रेशियो क्या हो जाएगा? मतलब 2 years लग जाएंगे टू वाइप ऑफ योर लॉन्ग टर्म डेट। So this is the vanquish ratio, which tells the estimated number of years required to liquidate your long-term debt using operational cash flow. Next है XYZ Manufacturing Limited operates at 70% capacity utilization. For this production level, the accountant provides the following aggregates. Total sales revenue है 10 lakhs की, variable cost है 6 lakhs का, fixed cost is 3 lakhs. Find the break-even level of sales volume. So break-even is equal to fixed cost divided by contribution margin. इसको contribution into sales revenue भी लिख सकते हैं। So fixed cost कितना गिवन है? 3 lakhs। कंट्रीब्यूशन होता है आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो 3 lakhs डिवाइडेड बाय सेल्स है आपकी 10 lakhs की, माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 6 lakhs, टोटल सेल्स 10 lakhs। सो 3 lakhs डिवाइडेड बाय 4 lakhs into 10 lakhs.
सो 30 lakhs डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, जो कि आ गया 7,50,000। तो जब कंपनी 7,50,000 का जब इसने सेल किया तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया। अब 7,50,000 के ऊपर जो भी इसका सेल्स हो रहा है तो उसमें इसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है। सो 7,50,000 का सेल हो गया, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इज द कंडीशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस, और इट इज द पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट हैज बीन रिकवर्ड। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। दो इट इज ऑपरेटिंग एट ओनली 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, 100% पे करती काम तो और जल्दी इसका ब्रेक इवन अचीव हो जाता। ओके, नेक्स्ट है RBI was decided that banks should also subject the title deeds and other documents in respect of all the credit exposure of dash and above to periodic legal audit. ऑप्शन है 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 करोड़। सो जो भी टाइटल डीड्स है, अगर हमारा जो लोन अगर बैंक ने दे रखा है विच इज ऑफ ₹5 करोड़ एंड अबव, तो उसमें पीरियोडिक लीगल ऑडिट होना चाहिए, वापस रीवेरिफिकेशन होना चाहिए ऑफ ऑल द टाइटल डीड्स। साथ में बैंक को पूरा जो रिव्यू नोट है वो फर्निश करना रहता है टू द बोर्ड और द ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड, जिसको ACB कह सकते हैं, ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड एट क्वार्टरली इंटरवल्स। क्वार्टरली इंटरवल्स पे बैंक को इसका रिव्यू नोट भी देना पड़ता है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस लीगल ऑडिट। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ क्रेडिट ऑडिट। ऑप्शन है इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी रिव्यू द सैंक्शन प्रोसेस एंड कंप्लायंस स्टेटस ऑफ लार्ज लोन, ऑप्शन सी फीडबैक ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस, ऑप्शन डी स्टॉक इंस्पेक्शन। सो क्रेडिट ऑडिट क्यों किया जाता है? जिससे क्रेडिट पोर्टफोलियो की क्वालिटी और इम्प्रूव हो सके, ये देखने के लिए कि जो लार्ज लोन है उसमें कंप्लायंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है रिगार्डिंग द सैंक्शनिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग। ओके, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट हो पाता है अच्छे से, बट द पर्पस इज नॉट द स्टॉक इंस्पेक्शन। बाकी सभी चीजों के लिए ये किया जा रहा है। सो दीज आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स टू इम्प्रूव, इट लीड्स टू द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो, की भाई आगे चलकर अच्छी क्वालिटी के लोन्स दिए जाएंगे। Okay, it helps to review the sanction process and compliance status of large loan, helps to get the feedback on regulatory compliance, helps to do the independent review of credit risk assessment, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल पाते हैं अगर कुछ भाई लोन्स है, बड़े लोन्स अगर खराब होने वाले हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग रेमेडियल मेजर्स, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। हेल्प्स टू रिकमेंड द करेक्टिव एक्शंस टू इंप्रूव द क्रेडिट क्वालिटी। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट ऑडिट। स्टॉक इंस्पेक्शन करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ऑप्शन है दिस इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इन विच द रिस्क सेलर पेज अ प्रीमियम टू द बायर फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट डिफॉल्ट। Option B, CDs are offered only on the negotiable and publicly traded debt and not on the conventional bank loans. Option C, default protection covers both the principal and interest amount. Option D, the bond issuer on whom the protection is offered is the reference entity. So मान लीजिए कोई तो कंपनी थी जिसने बॉन्ड्स इशू करे, पब्लिकली ट्रेडेड डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बैंक ने इन्वेस्ट किया। अब अगर उसको ये रिस्क है कि इस डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डिफॉल्ट हो सकता है तो वो CDS क्या है, परचेज कर सकती है। ओके, तो जो CDS बायर हुआ एक तरीके से, कौन हुई, वो जो भी CDS बायर है वो प्रीमियम पे करेगा अपने रिस्क प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट द क्रेडिट डिफॉल्ट। तो इसमें जो प्रोटेक्शन मिलती है इट कवर्स ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट, इट डज नॉट कवर द इंटरेस्ट अमाउंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next, and the cutoff limit for classifying the borrower as a non-cooperative would be those borrowers having aggregate fund-based and non-fund-based facilities of dash from the concerned bank or financial institution. Options है 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। So right answer है 5 करोड़ and above. सो अगर किसी बोरोवर को नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर क्लासिफाई करना है, नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर जो कि बैंक के एफर्ट्स में हिंड्रेंस डालते हैं, ओके, कि लोन रिकवरी में दिक्कत डाल रहे हैं, और जिनकी ओवरऑल लिमिट फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड मिला के ओवरऑल लिमिट अगर 5 करोड़ है अबव है तो उनको नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर क्लासिफाई किया जाता है और उसकी रिपोर्टिंग बैंक को क्रिलिक को करनी रहती है, विच इज द
central repository of information on large credits. This reporting has to be done within 21 days from the close of quarter. जो भी रिस्पेक्टिव क्वार्टर पीरियड है हर क्वार्टरली विद इन 21 डेज क्रिलिक को इनकी रिपोर्टिंग भी करनी रहती है. ओके इसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे भी मेंशन करी है. नेक्स्ट डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स आर क्रिएटेड स्पेशली फॉर द बैंक्स एंड एफआईज फॉर एक्सपीडिटिंग द रिकवरी केसेस इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ डैश एंड अबव. ऑप्शन है 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs. सो जो डीआरटी होती है वो केसेस डील करती है ऑफ ₹20 lakhs एंड अबव. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. जो लोक अदालत होती है वो केसेस डील करती है अप टू ₹20 lakhs की. दे आर फॉर्म्ड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट. ओके डीआरटी ने जो भी अवार्ड पास किया, द पर्सन इज अनसेटिस्फाइड ही कैन अप्रोच टू डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल. बट उसमें टाइम पीरियड है दैट इज विद इन 30 days में उसको अप्रोच करना रहता है ऑफ गेटिंग द अवार्ड. और साथ में जो भी उसने अवार्ड पास किया है कि इतना अमाउंट आपका ड्यू है उसका 50% पहले डिपॉजिट कर देना होता है. देन ओनली द पार्टी कैन प्रोसीड टू डीआरएटी विच इज द डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल. नेक्स्ट है आईसीए विच इज इंटर क्रेडिटर agreement shall provide that any decision agreed by the lenders representing dash by the value of total outstanding credit facilities and dash of the lenders by number shall be binding upon all the lenders. Options है 60% and 70%, 75 and 60%, 70 and 60%, 69 and 75%. So right answer है ऑप्शन बी. देखिए अब कोई भी बॉरोवर जो कि डिफॉल्ट करता है तो उसमें लेंडर क्या करता है, पहले रिव्यू करते हैं उसके अकाउंट्स को. तो जो रिव्यू पीरियड होता है वो कितने टाइम पीरियड, कितने डेज का होता है, 30 days का रिव्यू पीरियड होता है. इस रिव्यू पीरियड में लेंडर डिसाइड करते हैं कि क्या रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है. ओके फिर वो चूज कर सकते हैं कि क्या लीगल प्रोसीडिंग्स हमें आगे इनिशिएट करनी है कि नहीं करनी है फॉर द इंसॉल्वेंसी या फिर रिकवरी के लिए. अगर रेजोल्यूशन प्रोसेस इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो उसके लिए जो लेंडर्स होता है वो आपस में मिलकर एक इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट में एंटर करते हैं. आईसीए इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट, जिसमें कि रूल्स क्या होंगे रेजोल्यूशन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के, फाइनलाइजेशन के, वो सब चीजें डिसाइड करे जाते हैं. सो आईसीए के लिए बाइंडिंग होने के लिए जरूरी है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है इट शुड बी टेकन बाय द लेंडर्स. जिनका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लेंडर्स शुड बी 75% बाय द टोटल वैल्यू. और नंबर से बात करें तो 60% ऑफ द लेंडर शुड अग्री कि भाई हम लोग ये रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. देन ओनली इट वुड बी बाइंडिंग अपॉन अदर लेंडर्स आल्सो. ओके नेक्स्ट है if a viable resolution plan is not implemented within 180 days from the end of review period, additional provisioning is required at dash of the outstanding debt. While not implemented within 365 days, total provisioning requirement is dash of the outstanding debt. Options are 15 and 30%, 20 and 35%, 25 and 30%, 30 and 40%. सो जो भी रेजोल्यूशन प्लान होता है वो रिव्यू पीरियड देखिए 30 days का होता है. उसके कंप्लीट होने के बाद 180 days में वो रेजोल्यूशन प्लान क्या है इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए. अगर नहीं होता है तो जो नॉर्मल प्रोविजनिंग बैंक्स ने कर रखी है उसके ओवर एंड अबव और एडिशनल प्रोविजनिंग करनी रहती है दैट इज 20%. अगर 180 days में ठीक है और अगर ये 365 days में भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया तो और एडिशनल 15% की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, यानी कि टोटल और 35% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. तो अगर 180 days में रेजोल्यूशन प्लान नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया तो एडिशनल 20% की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पहले ही कुछ तो प्रोविजनिंग बैंक्स ने करके रखी ही होगी आउटस्टैंडिंग डेट पे, तो उसके ऊपर और 20% की करनी पड़ती है. 365 days में भी नहीं हो पाया तो और एडिशनल 15% की प्रोविजनिंग करते हैं, यानी कि टोटल और 35% की प्रोविजनिंग वो बैंक्स को करके रखनी पड़ती है. ये सारे ही क्वेश्चंस क्या है काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है कोरम ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इज डैश बाय द वैल्यू. क्रिटिकल मैटर्स आर पास्ड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विद डैश मेजॉरिटी एंड रूटीन मैटर्स विद अ डैश मेजॉरिटी.
withdrawal of application for resolution under section 12A requires dash majority of committee. तो इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिए बिकॉज दीज ऑल आर रिलेटेड टू कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. सो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स किनसे बनती है? फाइनेंशियल क्रेडिटर से बनती है, जैसे कि बैंक्स जो कि लोन्स वगैरह देती है. दूसरे कौन होते हैं? ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं जो कि उधार पे माल बेचते हैं. ओके, सो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है. इस कमिटी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं और इसको कौन बनाता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स. सो इनका कोरम कितना होना चाहिए कि मतलब मिनिमम इतने परसेंटेज फाइनेंशियल क्रेडिटर प्रेजेंट होने चाहिए टू टेक द डिसीजंस टू वोट इन द मीटिंग. सो कोरम इट शुड बी 33%. क्रिटिकल मैटर्स अगर पास होने हैं देन देयर शुड बी 66% मेजॉरिटी वोट चाहिए और रूटीन मैटर्स के लिए 51% मेजॉरिटी वोट चाहिए. अगर रेजोल्यूशन को विड्रॉ करना है उसके लिए एप्लीकेशन के लिए 90% की एप्लीकेशन लगती है. ओके, सो फॉर द विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेजोल्यूशन इट रिक्वायर्स 90% मेजॉरिटी. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ये सारे परसेंटेजेस काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग PIRP विच इज प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान. So PIRP is available for MSMEs whose defaulted exposure is up to rupees 1 crore. Option B, in case of PIRP, timeline is 60 days to submit the resolution plan to the adjudicating authorities and 90 days for the entire process. Option C, it can terminate the process with minimum 66% committee of creditor vote. Option D, PIRP is applicable where debtor is in possession and creditor is not in control. सो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान? राइट आंसर है ऑप्शन बी. सो PIRP में जो टाइमलाइन है वो रेजोल्यूशन प्लान का 90 डेज है टू सबमिट द प्लान और इंटायर प्रोसेस जो है दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 120 डेज. वहीं जब हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करते हैं वो किन पर एप्लीकेबल होता है? उन MSMEs पे जिनका डिफॉल्ट है ओवर 1 करोड़ का. PIRP उन पर होता है जिनका डिफॉल्ट है अप टू 1 करोड़ का, उन पे PIRP होता है. CIRP के केस में जो टाइमलाइन है वो है टोटल 180 डेज की है विच कुड बी एक्सटेंडेड वन टाइम बाय 90 डेज एंड होल प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 330 डेज. इसमें अगर टर्मिनेट करना है प्रोसेस को तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर के मिनिमम 66% वोट चाहिए. वहीं CIRP में अगर आपने देखा था विड्रॉ करना है सो 90% वोट चाहिए ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. ओके, यहाँ पे डेटर्स के पास पोजेशन होता है और क्रेडिटर्स के पास कंट्रोल नहीं होता. CIRP में जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल होता है. सो ये सारे डिफरेंसेस भी बिटवीन PIRP एंड CIRP दैट शुड आल्सो बी क्लियर टू यू. बहुत इंपॉर्टेंट है. PIRP और CIRP से हर साल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. ओके, सो PIRP उनके लिए जहां पे डिफॉल्ट एक्सपोजर अप टू 1 करोड़ है. CIRP वहां पे एप्लीकेबल होता है अगर डिफॉल्ट ओवर 1 करोड़ है. इसमें टाइमलाइन है टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान इज 90 डेज और 120 डेज है फॉर एंटायर प्रोसेस. CIRP में 180 डेज है टू कंप्लीट द प्रोसेस. वन टाइम एक्सटेंशन मिलता है एंड होल प्रोसेस शैल नॉट बी एक्सटेंडेड बाय 330 डेज. इसको टर्मिनेट किया जा सकता है प्लान को बाय 66% COC वोट्स. इसमें 90% वोट चाहिए होता है. यहाँ पर मैनेजमेंट कंट्रोल डेटर के पास ही होता है पोजीशन और यहाँ पे क्रेडिटर्स के पास होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है जहां हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन मॉड्यूल सी वो डिस्कस करे. अगर आपको पसंद आया हो सेशन को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस. और साथ में इन वीडियोस की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. See you in the next session. Thank you.